हाँ, हेलो। नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइंस के तीसरे वीडियो बायोलॉजी का तीसरा वीडियो और हमारे इन्वेंशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि किन किन साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा। हमने 2500 बीसी से सफ़र स्टार्ट किया था और हमने बोला था कि 4000 का हम सफ़र तय करेंगे और आज का जो टाइम मेरा चल रहा है हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज़ में हम लगभग 16 सेंचुरी तक हम बात कर ली थी। 16 सेंचुरी के बाद हम 17 सेंचुरी में बात करेंगे कि उसके बाद कौन साइंटिस्ट आते हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो चलिए ये बात करते हैं, देखते हैं कौन से साइंटिस्ट आते हैं उनके बाद। अगर उसके पहले तक शायद हमने रॉबर्ट हुक तक बात कर ली थी। उसके बाद कौन आते हैं, जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, जॉर्ज क्यूवियर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जॉर्ज क्यूवियर ने, देखिए, हर फील्ड में अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये किस फील्ड में आते हैं, इन्होंने, जॉर्ज क्यूवियर ने कब 1769 से 1832 के बीच में इन्होंने पहली बार फॉसिल की स्टडी की। ये फॉसिल क्या होते हैं, देखिए, आपको पता होगा कि जब भी कोई स्पीसीज डेड हो जाए और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, या मान लीजिए कोई डिज़ास्टर आए और डिज़ास्टर आने के बाद जब हम कई लंबे साल के बाद, लंबी ईयर्स के बाद हम उसकी खुदाई करते हैं और जो हम फॉसिल के बेस्ट के रूप में हमें मिलते हैं उनके बॉडी पार्ट्स, तो हम उनको क्या कह देते हैं, हम उन्हें फॉसिल कह देते हैं। ठीक है, तो पहली बार फॉसिल स्टडी किसने की थी, वो थे जॉर्ज क्यूवियर। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी, है ना। दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेलियोबॉटनी, एक होता है पेलेंटोलॉजी। अगर एनिमल फॉसिल की स्टडी करोगे तो पेलेंटोलॉजी होता है, और अगर प्लांट फॉसिल की स्टडी करोगे तो पेलियोबॉटनी होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट निकल के आते हैं लैमार्क। तो लैमार्क का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, आपको पता होगा कि लैमार्क और डार्विन, ये दो ऐसे फेमस साइंटिस्ट हैं जो किस पर, एनिमल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते कि इंसान कैसे डेवलप्ड हुआ। ठीक है, इस पर काम कर रहे थे, या एनिमल कैसे कैसे इवोल्यूट हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे बंदर थे, बंदर से इंसान कैसे बने, है ना, उनके टेल कैसे कैसे गायब हुए, ये इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसी रेस में ये लैमार्क भी काम कर रहे थे। लैमार्क ने क्या किया था, इन्होंने पहली बार ये बताया कि जब भी हम कोई कैरेक्टर एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से, वो कैरेक्टर इनहेरिटेड होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मेरे से मेरे आने वाली जनरेशन में इनहेरिटेड होगी। ये इनका कहना था कि जो भी आप कैरेक्टर एक्वायर करते हो तो वो ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इन्हीं का अपोज करते हुए चार्ल्स डार्विन आगे आपको दिखेंगे, जो कहते हैं कि नहीं, कैरेक्टर अपने से इनहेरिटेड नहीं होता, उनमें कहीं न कहीं नेचर का भी सपोर्ट होता है और हमारे जीन में भी बदलाव आता है, तभी हमारी बॉडी में आगे बदलाव दिखता है। ठीक है, तो ये जिराफ का एग्जाम्पल देके इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जिराफ को जब खाने की कमी हुई तो वो ऊपर कर करके अपनी गर्दन को ऊपर करता गया और उसकी वजह से उनका जो नेक है वो लंबा हो गया। ठीक है, और एक साथ इसी के साथ साथ इन्होंने ये तो थ्योरी दी ही थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेकिन उसके साथ में आपको पता होगा कि जब हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो ये बायोलॉजी टर्म भी देने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ठीक है ना, ये थे और एक और साइंटिस्ट थे ट्रेविरेनस। तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी भी इन्हीं ने दिया। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है कहाँ, जो ये कह रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ, तो उन्होंने एक बुक लिखी कि भाई मेरी बुक एक पढ़ना, उस बुक में ये इन्फॉर्मेशन है। उसका नाम क्या है, फिलोसफी जूलॉजिकल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। देन इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आपको कौन मिलते हैं, एडवर्ड जेनर। कौन मिलते हैं, एडवर्ड जेनर। इनका अलग कंट्रीब्यूशन है। दुनिया का इन्होंने पहली बार फर्स्ट वैक्सीन बनाया, कब, 1796 एडी में। कब, 1796 एडी में। ठीक है, इस टाइम एरा में इन्होंने दुनिया का पहला वैक्सीन किससे बनाया, वायरस से। कौन सा वायरस से, पॉक्स वायरस। ठीक है, किस वायरस से, पॉक्स वायरस पे। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के वायरस हैं। जब एनिमल्स पे फैला तो उसे काउ बोलिए, काउ पे सबसे पहली बार फैला तो काउ पॉक्स, और जब ह्यूमंस पे फैला या अदर स्पीसीज फैला तो उसे क्या बोल दिया गया, ह्यूमंस पे फैला तो पॉक्स, वो स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स, इसमें दो टाइप के वायरस रोल प्ले करते हैं, वेरियोला और वेरिसेला। वेरियोला और वेरिसेला, तो ध्यान रखिएगा, इन साइंटिस्ट को किस नाम से जाना जाता है, दुनिया का पहला वैक्सीन बनाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, दो तरीके के मेडिसिन होते हैं, एक वैक्सीन के फॉर्म में होता है, एक टैबलेट्स के फॉर्म में। हम उन्हें ओरल फॉर्म में बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह आ जाती है, टैबलेट्स वगैरह आ जाती है, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह आ जाती है। और ये क्या है, इंजेक्शन के फॉर्म में है।
तो हम इनको क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉडी में इम्प्लांट करवाते हैं और उनको हम ओरल फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। तो वो आगे आएंगे, अगले साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, इनका कंट्रीब्यूशन किसमें रहा। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 के आसपास। और ये कब आते हैं, ये 1773 से 1851 के बीच में इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। वो टाइम मेरा क्या था, 1831 में। 1831 में पहली बार इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। देन इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आते हैं, स्लीडन एंड स्वॉन। स्लीडन और स्वॉन ने क्या किया था, इन्होंने चूंकि सेल तो डिस्कवर हो चुका है, तो इन्होंने क्या किया कि सेल के फीचर को पढ़ा और कहा ये सेल में दिख रहा है, तो हम एक एज अ थ्योरी से दे देते हैं कि हाँ भाई एक सेल में ये प्रॉपर्टी होती है। क्या कहा सेल के बारे में, कहा कि एक सेल कई सारे मल्टीपल सेल बना के एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या कहा कि सेल जब डेवलप होगा तो वो प्री एग्जिस्टिंग होगा, मतलब पहले से कोई ना कोई सेल से वो डेवलप होके आएगा। और ये सेल ऑर्गेनल से मिलके बना होगा, है ना। सेल का जो मॉलिक्यूल्स है उनके कंपोजिशन से मिलके बना होगा। ये 2-3 चीज़ें किसने कह दी थी, ये स्लीडन स्वॉन ने अपने थ्योरी में बोली थी। 2 साइंटिस्ट है, स्लीडन अलग है, स्वॉन अलग है। उनका टाइम एरा भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 1803 से 1881 के आसपास इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। क्लियर है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, राइट। और न्यूक्लियस का तो हमने बता ही दिया है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को कब डिस्कवर किया था, 1831 में, ठीक है। अच्छा 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और 1839 में, देख रहे हैं टाइम मेरा एकदम सीरीज बाय सीरीज चलते आ रहा है। तो 1839 में इन्होंने क्या कर दिया, सेल थ्योरी दे दी, ठीक है। इसके बाद कौन साइंटिस्ट निकल के आते हैं, अच्छा इसी में एक और साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चाउ। हमने मेंशन तो नहीं किया है, अब चाहें तो कर सकते हैं। रुडोल्फ विर्चाउ हैं जिन्होंने क्या किया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या किया था, रुडोल्फ ठीक है विर्चाउ, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न सेल थ्योरी। इनकी थ्योरी को इन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या किया, इनकी थ्योरी को पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद इन्होंने एक नई थ्योरी बना दी, उसमें कुछ और चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल थ्योरी में वायरस को एक्सेप्शन में रखा गया क्योंकि वायरस सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आप सेल चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। देन इसके बाद कौन निकल के आते हैं, चार्ल्स डार्विन, जो कि इन्हीं के पैरेलल काम कर रहे थे लैमार्क के। जो काम ये कर रहे थे वही काम वो भी कर रहे थे, बट कंसेप्ट दोनों का अलग था। ये कह रहे थे कि सोमैटिक बॉडी से चेंज आता है, ये कहते नहीं जर्मिनेटिव बॉडी, मतलब आपके जीन या डीएनए में कोई चेंज आएगा तब अगली जनरेशन में चेंज आएगा। इसी पर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। कि कोई भी स्पीसीज आता है तो वो नेचर के अकॉर्डिंग आता है, नेचर के हिसाब से आता है, ठीक है। नेचर उसे सेलेक्ट करती है कि हाँ ये इस एनवायरनमेंट में फिट है और इसे इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव किया जा सकता है, ठीक है। और ये काम किस पर कर रहे थे, तो ये तो आपको पता होगा कि ये किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, दोनों काम कर रहे थे एक ही पर, लेकिन ये ज़्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे कि इंसान कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना, है ना। बंदर मतलब उनके टेल वगैरह हुआ करती थी, हम लोगों का टेल नहीं होती है, ठीक है। तो ये चार्ल्स डार्विन को ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इनका जो टाइम एरा था, इस टाइम एरा में काम ये कर रहे थे, शायद 18 देख रहे हैं 18 सेंचुरी, और इसी टाइम एरा में ग्रेगर जॉन मेंडल का भी लगभग टाइम एरा है। इसी वजह से शायद इनको क्रेडिट नहीं मिली। ये प्लांट पे वही काम कर रहे थे और ये किस पर काम कर रहे थे, ये एवोल्यूशन को ह्यूमंस पे काम कर रहे थे, ठीक है। शायद इसी वजह से इनको क्रेडिट नहीं मिला, जबकि आज की जितनी बड़ी जेनेटिक्स में डिस्कवरीज का रोल है, क्रेडिट है, वो सब इन्हीं को जाता है, ठीक है। किनको, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। लेकिन हो सकता है उस समय इनको लोग नहीं जान पाए, बहुत आगे का काम कर गए थे, इसलिए हो सकता है ना जान पाए हों उनके बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट निकल के आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 एडी से 1884 एडी के आसपास इन्होंने किस पर काम किया था, इन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था, ठीक है। जेनेटिक्स इन द सेंस मतलब आपके पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर आप में ट्रांसफ़र हुआ वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ। वो मीडियम क्या था, वो मीडियम था जीन। ये होते कहाँ हैं, डीएनए में, और डीएनए कहाँ होता है आपके क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं आपके सेल के अंदर होते हैं, ठीक है।
न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस सेल में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं जीन के थ्रू होते हैं। ये बात किसने बताई थी? ये बात ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई थी। इसी पर इन्होंने लॉ ऑफ जेनेटिक्स या लॉ ऑफ मेंडल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने थ्योरी दी। उनमें से 3 थ्योरियाँ थी, ये 3 लॉज थी। वो 3 लॉज कौन कौन से थे? तो एक था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, और तीसरा क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ इन्होंने दिए थे। फर्स्ट में कहा था कि कोई भी कैरेक्टर 2 पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस करवाते हो तो एक कोई ना कोई डोमिनेंस होगा, है ना। और दूसरा क्या कहा था कि जब ये क्रॉस करने के बाद अगली जनरेशन आएगी तो उसे जब आप सेपरेट करोगे, उनके क्रॉस करवाओगे, तो उनके कैरेक्टर अफेक्ट नहीं होंगे, है ना, एज इट इज़ रहेंगे। तीसरा इन्होंने कहा था कि जब कोई भी कैरेक्टर इनहेरिटेड हुआ और अगली जनरेशन में अलग हुआ तो वो क्या नहीं होना चाहिए? लिंक नहीं होना चाहिए, है ना। वो एक दूसरे से, एक जीन दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जीन एक ही काम कर सकता है, तो ऐसा ना हो कि वो दूसरे काम को भी कंट्रोल करने लगे। ये किसने बोला था? ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने तीसरे लॉ में बोला, ठीक है। लेकिन इनके लॉ की कुछ कुछ कमियां थी, तो वो कमियों को आगे के साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट के बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे निकल के आते हैं आपके ह्यूगो डेविज। तो ह्यूगो डेविज ने 1848 से 1935 एडी के आसपास इन्होंने क्या किया? इन्होंने जेनेटिक्स में जो कमियां निकल के आ रही थी धीरे धीरे, है ना, क्योंकि जीन में कोई ना कोई बदलाव तो होगा अगली जनरेशन में जब वो जाएंगे, तो ये उन जीन में जो कमी थी, तो उन कमी को इन्होंने एक्सप्लोर किया और उसे किस नाम से नोटिस किया? म्यूटेशन थ्योरी। ये म्यूटेशन क्या होता है? आपके जीन में किसी भी तरीके का बदलाव आ जाए, है ना, हेर फेर हो जाए, है ना, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? म्यूटेशन, ठीक है ना। आपके जीन में चेंज आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। अब चेंज पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी। पॉजिटिव की वजह से कोई अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो सकता है और निगेटिव की वजह से कोई डिजीज भी आ सकता है, तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूगो डेविज ने क्या किया था? म्यूटेशन थ्योरी दिया था 1901 में, ठीक है। इनको मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर करने का भी क्रेडिट दिया जाता है। 3 साइंटिस्ट मिल करके रीडिस्कवर किए थे, ह्यूगो डेविज, कोरिन्स और एक थे शेरमार्क। ये तीनों ने मिलकर के मेंडल को लॉ को रीडिस्कवर किया, तब कहीं जाके मेंडल को ये क्रेडिट मिला क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। शायद मैं पिछले बार अभी इसके पहले नहीं बताया होगा, तो ध्यान रखिएगा, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो दिलवाने का क्रेडिट किनको जाता है? इन्हीं को जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन की अगर बात करें तो इन्होंने मेंडल के थर्ड लॉ को एक्सपोज किया। इन्होंने फर्स्ट और सेकंड को एक्सपोज किया, इन्होंने थर्ड को एक्सपोज किया। इन्होंने थर्ड में लॉ को क्या एक्सपोज किया? जैसे मेंडल ने कहा था कि कोई भी कैरेक्टर लिंक नहीं होगा, तो इन्होंने जब ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं, ड्रोसोफिला पे जब एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, टी.एच. मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन इनका पूरा नाम है, जब इन्होंने एक्सप्लोर किया तो बात निकल के आई कि इनके कुछ कुछ जीन क्या हो रहे थे? आपस में लिंक हो रहे थे, एक जीन दूसरे जीन के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे थे, या आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो रही थी, ठीक है। तो मेंडल के लॉ यहाँ भी फेल हो रहे थे। ये बात किसने एक्सपोज की? टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज पे काम किया, इसीलिए इनको किसका क्रेडिट दिया जाता है? लिंकेज थ्योरी। और साथ ही साथ इन्होंने क्रॉसिंग ओवर पे काम किया कि किस तरीके से सेल डिवीजन के टाइम में जीन एक क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करके एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने जीन मैपिंग बताई। ये जीन मैपिंग क्या होता है? जीन मैपिंग की अगर बात करें तो आपके जेनेटिक्स में, आपके जीनोम में क्रोमोसोम, जीन और डीएनए की नंबर, पोजीशन और शेप साइज बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है, सीक्वेंस पता करने के लिए जीन का, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? जीन मैपिंग का या जेनेटिक मैप का, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन निकल के आते हैं? नेक्स्ट साइंटिस्ट निकल के आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा, टाइम मेरा भी आप ध्यान रखते जाइए कि टाइम मेरा किस किस हिसाब से आए। ह्यूगो डीवरीज 1848 एडी से 1935, और ये 1866 एडी से 1945 एडी। और इसके बाद फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आते हैं 1881 एडी से 1945 एडी। इनकी खासियत बहुत बढ़िया है, ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत ज़्यादा खासियत है। क्यों? क्योंकि जो काम उन्होंने एडवर्ड जेनर ने किया था, उन्हीं के पैरेलली ये काम कर डाले। इन्होंने क्या किया था? उन्होंने पहला वैक्सीन बनाया था मेडिसिन में, और दूसरे साइंटिस्ट मेडिसिन में जो रोल किया इन्होंने दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया। एंटीबायोटिक वैक्सीन में डिफरेंस बताया था, ये एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम है ना, जो इन्फेक्शन में यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में
क्या किया था, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया, जिसको हमने क्या बोला, पेनिसिलिन। ठीक है, ये बनाया किससे गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे बनाया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। ये एक फंगस है। एक्चुअली ये काम किसी दूसरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि अचानक ये उस कंटेंट को ऐसे ही छोड़ के चले गए घर, उन्होंने उसको रखा नहीं, ऐसे कि ख़राब हो गया। दूसरे दिन लौट के आए तो उन्होंने देखा कि उस पर फंगस ग्रो अप कर चुकी है। वो चूँकि बैक्टीरियल कल्चर ग्रो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे फंगस ग्रो अप हो गए, तो इनको लगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे फंगस को आसानी से उसका एंटीबायोटिक बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। और वही काम इन्होंने किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1928 में उसी से, चूँकि उनको पता तो चल ही गया था, तो वो फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, उसी से इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक तैयार कर दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं इवानोवस्की। देखिए, उधर लेवनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, इधर इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। वायरस की वैक्सीन पहले बन गई, लेकिन वायरस बाद में डिस्कवर्ड हुए। ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने डिस्कवर किया तब उस समय नहीं पता था कि ये वैक्सीन बना किससे है। ठीक है, ये तो बाद में पता चला, राइट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इवानोवस्की ने क्या किया था, इनका पूरा नाम है दिमित्री इवानोवस्की। इन्होंने क्या किया, वायरस को डिस्कवर किया 1892 के आसपास। ठीक है, अच्छा, फादर ऑफ वायरोलॉजी की बात करें तो अब इनमें अलग अलग साइंटिस्ट हैं, कंट्रीब्यूशन अलग अलग रहा। किसी ने वायरस टर्म डिस्कवर किया, किसी ने वायरस को डिस्कवर किया, किसी ने वायरस को देखा, किसी ने क्रिस्टलाइज फॉर्म में देखा। तो चूंकि इन्होंने भी ज़्यादा स्टडी की थी, किसने, बेजरिंग ने, तो बेजरिंग को क्या बोला जाता है, चूंकि इन्होंने कल्चर वगैरह किया था, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, किनको, वायरल, उनको बेजरिंग को फादर ऑफ वायरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना। इनका टाइम मेरा कब है, 1851 से 1931 के आसपास। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लगभग इसी टाइम मेरा में एक लुइस पास्चर साइंटिस्ट भी आते हैं, और रॉबर्ट कोच। उन्होंने भी वायरस पे या माइक्रोब्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा, शायद मे भी मैं मेंशन ना किया हो। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं, वाटसन क्रिक। जेनेटिक्स पर देख रहे हैं कितना काम होता जा रहा है। अब जेनेटिक्स पर तीसरा काम यही है ना। उनके बाद अगर काम किसी ने अंदर तक किया तो वो इन्होंने किया। ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ और मैं इसमें शायद मेंशन नहीं किया, 1906 में जॉनसन नाम के साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है ना, अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो 19 यहाँ से आना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, 1906 में जीन टर्म डिस्कवर किया। ठीक है, देखिए जीन का काम उधर हो चुका है, लेकिन जीन टर्म इधर डिस्कवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, जीन टर्म किसने डिस्कवर कर दिया, 1906 में जॉनसन नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, चलिए हम जहाँ पे थे वहाँ पे आते हैं। वाटसन क्रिक ने जीन तो डिस्कवर्ड हो चुका, बचा डीएनए की बारी। तो डीएनए को एक्सप्लोर करने का क्रेडिट, देखिए डीएनए वगैरह या जेनेटिक्स मटेरियल को फ्रेडरिक मिस्चर ने पहली बार डिस्कवर किया। ठीक है, लेकिन बाद में उसको डीएनए को एक्सप्लोर किसने किया, एक्सप्लोर वाटसन एंड क्रिक ने किया। इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बताया, लकड़ी का पहले एक मॉडल तैयार किया कि किस तरीके से रिंग शेप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है इस तरीके से, और उन्होंने लोगों को बताया कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, वो क्या करता है, वो राउंड अप शेप में हेलिकल फॉर्म में घूमता रहता है। इन्होंने लकड़ी का एक मॉडल बनाया, कब वो मॉडल प्रेजेंट किया, 1953 के आसपास। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन निकल के आते हैं, होली एंड खुराना और नीरेनबर्ग, ये 3 साइंटिस्ट आते हैं नेक्स्ट। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, 1968 में पहली बार इन्होंने जेनेटिक कोड बनाया। देखिए, अब जीन तो डिस्कवर्ड हो चुका है ना, अब उस जीन में क्या क्या कंपोजिशन है, जैसे कुछ आपको डीएनए 3 चीज़ से मिलकर बना है, पेंटोस, फास्फेट और शुगर। ठीक है, इसमें जो पेंटोस और फास्फेट और नाइट्रोजनी बेसिस, तो नाइट्रोजनी बेसिस में कुछ बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वायमिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। तो चूंकि जो कोड बनाते हैं वो 4 ही बनाते हैं, एडेनिन, ग्वायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इनमें 3-3 का कोड बनता है। ठीक है, AUG, GUA, ठीक है, इस तरीके से कोड बनते हैं, उनको बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। तो पहली बार इन्होंने आपके डीएनए से जो बेसिस निकल के आए उनका कोड तैयार किया, और उसी कोड से इन्होंने एक आरएनए का स्ट्रैंड तैयार कर दिया, आरएनए के पार्टिकल्स तैयार कर दिए। ठीक है ना, इसी काम के लिए उन्हें 1968 में क्या किया, नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किनको, इन्हीं साइंटिस्ट को। ठीक है ना, तो ये इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अगर कहीं ना कहीं जेनेटिक्स को एक्सप्लोर करना हो। फिर निकल के आते हैं नेक्स्ट, रॉबर्ट एंड शार्प। रॉबर्ट शार्प ने क्या किया था, 1993 के आसपास इन्होंने क्या किया था,
अब आरएनए, चूंकि आरएनए की स्ट्रेंथ बन गई, अब आरएनए को सिंथेसाइज करके प्रोटीन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसमें जो खराब जीन थे, जो प्रोटीन नहीं बना सकते थे, उसको क्या किया, उन्होंने हटा दिया। तो जो जिस जीन को हटाया गया उनको क्या बोला इन्होंने, स्प्लिट जीन बोला। स्प्लिट जीन मतलब वो जीन जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। आपको पता होगा कि प्रोटीन बनाने के लिए 3 प्रोसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो उस समय एमआरएनए में 2 तरीके के जीन होते हैं, एक एक्सॉन और एक इंट्रॉन। एक्सॉन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और इंट्रॉन प्रोटीन नहीं बनाता है, इसलिए उसे हटाना पड़ता है। तो उसी हटाने को हम स्प्लिट बोलते हैं कि स्प्लिट कर दो, हटा दो। और उसी प्रोसेस को इन्होंने बोला स्प्लिट जीन, कि ये खराब जीन है, इसे हटा दो। तो पहली बार किसने किया था, रॉबर्ट एंड शार्प ने किया था, क्लियर। फिर इसके बाद निकल के आते हैं, और उससे और आगे निकल के आए इयान विल्मट, केटन कैंपबेल। इन्होंने 1997 के आसपास क्या किया, इन्होंने पहला एनिमल क्लोन बनाया। ये क्लोन क्या होता है, जैसे मैं अपनी एक फ़ोटोकॉपी तैयार कर दूँ, कैसे पॉसिबल है, जीन वगैरह कलेक्ट करूँ और लैब में ले जाके तैयार कर दूँ, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी में उन्होंने पहली बार क्या किया, क्लोन तैयार किया, ठीक है, क्लियर। उस क्लोन का नाम क्या रखा उन्होंने, डॉली सिप का क्लोन तैयार किया था, ठीक है। सिप का उन्होंने पहली बार क्लोन तैयार किया था कब, 1997 में, ठीक है। उससे ज़्यादा ये देख रहे हैं ना, मेंडल का कितना रोल है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर इसके बाद निकल के आते हैं सिबेली। तो सिबेली की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार फर्स्ट, ये दुनिया का पहला फर्स्ट एनिमल क्लोन था, ये दुनिया का पहला फर्स्ट ह्यूमन क्लोन था, ठीक है। साउथ कोरिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दावा करते हैं कि हम दुनिया का पहला फर्स्ट क्लोन बना चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिबेली ने पहला ह्यूमन क्लोन, ये ह्यूमन के लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन ध्यान रखिए ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करना बैन है, ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करना बैन है, आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहला क्लोन किसने बनाया, पहला एनिमल क्लोन किसने बनाया। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट निकल के जो उससे और आगे निकल गए। देखिए यहाँ बैन है, लेकिन इसके बाद भी ये चोरी छिपे इन्होंने क्या किया, चाइनीज साइंटिस्ट हैं, एक नहीं है बहुत सारे रहेंगे, उसमें और असिस्टेंट भी हैं, लेकिन मेन साइंटिस्ट जो हेड थे, लीड कर रहे थे, वो ही जियांग कुई 2018 में उन्होंने क्या किया, दुनिया का पहला डिज़ाइनर बेबी तैयार कर दिया, दुनिया का पहला डिज़ाइनर बेबी। डिज़ाइनर बेबी क्या होता है, जैसे क्लोन देखा होगा कि क्लोन क्या करते हैं, हमारे पास एक सेल है, हम उसकी फ़ोटोकॉपी तैयार कर दी, उसको लैब में ले जाके कल्चर कर दिए, वो उसी का दूसरा क्लोन बन गया। लेकिन इसमें क्या है, डिज़ाइनर बेबी में जैसे आप कपड़े सिलाते हो तो अलग अलग कलर के कपड़े सूट उसमें लगवाते हो, है ना, और अलग तक डिज़ाइन बनवाते हो। इसी तरीके से हम एक इंसान बॉडी में क्या क्या हमें फीचर चाहिए, उस फीचर को हम क्या करते हैं, उस फीचर को हम उसमें इम्प्लांट करवाते हैं। जैसे मुझे किसी का हेयर अच्छा लग रहा है, मैं हेयर वाले जीन ले लूँ, मुझे किसी का फेस अच्छा लग रहा है वो ले लूँ, मुझे किसी का आइज़ अच्छा लग रहा है उसका जीन मैं ले लूँ, और इस तरीके से एक जीन लेकर के जीनोम का एक बंच बना लूँ और उसे लैब में ले जाके कल्चर कर दूँ। तो वो उससे जो बॉडी आएगी वो कैसी होगी, हमारे मनपसंद के हिसाब से बॉडी होगी, इसीलिए उसका नाम रखा गया डिज़ाइनर बेबी। हमारे मनपसंद बच्चे को डिज़ाइन करके बनाया गया है। ये कब किया गया था, 2018 में। काम तो बहुत पहले का ही चल रहा था, 6 से काम चल रहा था, लेकिन सक्सेस लगभग 2018 में मिला, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ह्यूमन डेवलपमेंट में। लेकिन चूंकि ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करना बैन है, तो अब चाइनीज़ का कहना है कि हमने अपने साइंटिस्टों को जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने बिना बताए एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये सब गलत है, ठीक है ना। लेकिन देख रहे हैं ना चाइनीज़ लोग कितने आगे निकल गए हैं। तो ये सब काम किसका है, मेंडल का ही काम है, ठीक है ना। अगर उन्होंने जेनेटिक्स पे काम नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा किस पे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम ब्रांचेस के बारे में बताएंगे। और ये एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, और फिर हम बात करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर की 11th और 12th, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे इन्वेंशन में, तो जॉर्ज क्यूबर आते हैं, उनको फादर ऑफ प्लेंटोलॉजी बोला जाता है। लैमार्क आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसके बाद एडवर्ड जेनर आते हैं, एडवर्ड जेनर को हम वैक्सीन डिस्कवर करने क्रेडिट देते हैं। फिर रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, न्यूक्लियस डिस्कवर करने क्रेडिट। फिर स्लेडन स्वान आते हैं, स्लेडन स्वान को क्या बोला जाता है, सेल थ्योरी का डिस्कवर। फिर रुडोल्फ विर्चाउ आते हैं, तो मॉडर्न सेल थ्योरी दी। फिर इसके बाद चार्ल्स डार्विन आते हैं, चार्ल्स डार्विन को क्या बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इन्होंने इवोल्यूशन पे काम किया। फिर इसके बाद
जॉन मेंडल आते हैं, जॉर्ज जॉन मेंडल, ये सॉरी ग्रेगोर जॉन मेंडल आते हैं। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने इनहेरिटेंस पर लॉ दिया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं, ह्यूगो डिवरीज आते हैं जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इसके बाद टी एच मॉर्गन आते हैं तो उन्होंने लिंकेज थ्योरी, क्रॉसिंग ओवर और जीन मैपिंग जैसे कंसेप्ट दिए। फिर आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक। फिर इसके बाद कौन, इवानोवस्की आते हैं जिन्होंने पहली बार वायरस को डिस्कवर किया, लेकिन फादर ऑफ वायरोलॉजी किनको बोला जाता है, वेजेरिंग को। लेकिन नेक्स्ट कौन निकल के आते हैं, वाटसन क्रिक। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन क्रिक ने पहली बार डीएनए को एक्सपोज किया कि किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता है। पोली खुराना नीरेनबर्ग ने पहली बार जेनेटिक्स कोड से एक आरएनए का पार्टिकल्स बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद रॉबर्ट एंड सॉप ने क्या किया था, 1993 के आसपास इन्होंने आरएनए प्रोसेसिंग करके जो उसमें ख़राब जीन थे उनको क्या किया, बाहर किया, स्प्लिट जीन, ठीक है ना, स्प्लिट किया। इसके बाद नेक्स्ट लेवल का काम क्या हुआ, इयान विल्मट और केथ कैंपबेल ने क्या किया, उन्होंने पहली बार एनिमल क्लोन तैयार किया, वो भी डॉली शिप का, ठीक है। फिर देन इसके बाद नेक्स्ट निकल के आते हैं सिवेली ने पहला ह्यूमन क्लोन बनाया, ठीक है। और इसके बाद अगर कंसेप्ट की बात करें तो शायद 69 के आसपास या 61 के आसपास पहली बार ह्यूमन का कंसेप्ट आया था, क्लोन का कंसेप्ट आया था। तो ये भी आप एक बार देख लेना। इसके बाद सिवेली ने ह्यूमन क्लोन, दुनिया का पहला क्लोन बनाया। ये एक साउथ कोरिया के एक साइंटिस्ट थे, वो दावा करते हैं कि हमने पहला दुनिया क्लोन बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट ही जंगकुई ने क्या किया था, पहली बार डिज़ाइनर बेबी तैयार किया, मनपसंद का इंसान। देख रहे हैं कितना नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है ना। अब आप अभी मनपसंद कपड़े ले सकते थे, मनपसंद बच्चे भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिसर्च लेवल का नॉलेज, आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और क्या इनके बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे, ये भी हमें बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।